शुरू हुई है कि ऐसा है के तहत शिवाजी नगर को बदनाम करने की कोशिश किया। अगर नशा है तो अभी एयरपोर्ट से निकल कर आ रहे हैं, लेकिन शायद टाइम हो जाए उनको आने में। भाई हाथ इसलिए उनकी तरफ से मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन वो जोरदार तालियां होनी चाहिए। Next is Infant India English School. Would like to call upon अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज बहुत टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आज मैं जा रहा था, अबू हाशिम जी हमारे इधर के जो एमएलए है, उन्होंने टैब डिस्ट्रीब्यूशन रखा है। जो 10वीं 12वीं के बच्चे लोग रहते हैं उनको टैब देते हैं, लैपटॉप देते हैं, ताकि उनको आगे पढ़ने में मतलब आसानी हो। इस वजह से तो हर साल करते हैं वो, इस साल भी उन्होंने रखा है। पिछली बार भी मैं गया था और उन्होंने एज अ गेस्ट बुलाया है मिस्टर फैसू को, और वो IAS कोच समीर अहमद सिद्दीकी उनको बुलाया है। तो देखते हैं अभी जाके। 10 बजे का टाइमिंग था, लेकिन मैं उठा ही 10 बजे, अभी 11 बज रहे। फटाफट रेडी हो गए, निकलता हूँ अभी और तुम लोगों को भी दिखाता हूँ। तो कि मैं रेडी हो चुका हूँ और अभी मैं निकलता हूँ, फिर डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच के आप लोगों को दिखाता हूँ। ज़े उल्फत जो हमने पूछा कि शुरू करे कहाँ से पहले, तो हर एक आयत पुकार उठी यहाँ से पहले, यहाँ से पहले। मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगी जनाब अलीमुद्दीन को कि वो यहाँ पर आए और कीरत से आज की इस प्रोग्राम की एक नूरानी आगाज करे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। अब मैं बिलाल मेमन साहब से गुजारिश करूंगी कि ये जो आयत पढ़ी गई है इसका तर्जुमा करके हमें बताएं। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I, Bilal Memon from Avicenna International School, would be presenting before you the translation of Surah Rahman, chapter 55, verses 1 to 16. I seek refuge in Allah from the Satan the accursed. In the name of Allah, the entirely merciful, the specially merciful. The most merciful taught the Quran, created man, and taught him eloquence. The sun and the moon move by precise calculation, and the stars and trees prostrate. And the heaven he raised and imposed the balance that do not transgress within the balance. हमारी गोवंडी के सिकंदर जो आज यहाँ पर मौजूद है, उनकी सराहना करने के लिए आज के इस दिन को सजाया गया और जिनकी क़यादत में सजाया गया वो हमारे प्यारे MLA जनाब अबू आसिम आज़मी साहब है।
और ये हर साल की बात है कि हर साल इस प्रोग्राम को किया जाता है ताकि हमारे बच्चे ये याद रखें कि उनकी कोशिशों को हम यहाँ सराहना चाहते हैं, ताकि आगे बढ़कर वो इस देश के IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, टीचर बनकर इस देश को जो है संवारने का काम की जिम्मेदारी को वो अंजाम देते रहे। कल ही हम जब इस काम को अंजाम दे रहे थे और इस पर लिस्ट सब सारी प्लानिंग हो रही थी, तो कुछ मीडिया वाले वहां मौजूद थे और उन्होंने जो है कहीं ना कहीं एक कोशिश की, मैं नहीं कहूंगी कि सच्चे जर्नलिस्ट है, पर ये कर रहे थे कि वो गोवंडी जो है वो खराब हो रहा है। तभी हमने उनसे बात किया और ये कहा कि ये गोवंडी के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि इतने ज्यादा बच्चे 2024-25 में 90% अबव आए हैं। ये बहुत ही शानदार बात है हमारी गोवंडी के लिए कि हमारी गोवंडी का बच्चा पढ़ रहा है और अच्छी तालीम हासिल करके इस शहर का नाम रोशन कर रहा है कि हमें चिराग समझकर बुझा ना पाओगे, हमें चिराग समझकर बुझा ना पाओगे। हम अपने घर में कई आफताब रखते हैं, तो वो सभी आफताब जो हमारे गोवंडी के हैं आज वो हमारे बीच भी है और इसीलिए अबू आसिम सर ने कुछ ऐसे चुनिंदा लोगों को हमारे बीच में जो है मदऊ किया है जिनकी एक आवाज पर वो हमारे साथ जुड़े हैं। ये मेरे लिए बहुत ही फख्र की बात है कि यहाँ पर जो हमारे चीफ गेस्ट है जनाब समीर सिद्दीकी साहब सर, जो कि एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर भी है, IAS कोच भी है। मैं क्या कहूँ इनकी तारीफ में कि अपने शागिर्द को मंजिल का पता देता है, ऐसा दिल भी खुदा सबको कहाँ देता है। हमारे लिए खुशनसीबी की बात है कि आज हम इनको रियल लाइफ सिचुएशन में देख रहे हैं और आज इनसे हम जरूर सुनेंगे कि क्या हमें करना होगा कि हमारे बच्चे जो है वो हमेशा आगे कामयाबी के रास्तों पर चले। बिल्कुल हम उन्हें सुनेंगे। जोरदार तालियों के साथ समीर सिद्दीकी सर का इस्तकबाल होना चाहिए। ये लगना चाहिए कि आज गोवंडी की सरजमीन पर उन्होंने ढेरों दुआओं के साथ में जो है आपकी मोहब्बत को हासिल किया है। नहमदो व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीना नबीना हबीबना तबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए, आपके और आपके टैब के बीच में मुझे खड़ा कर दिया गया है। कहाँ तो बस अब टैब मिलने ही वाला था और कहाँ मुझे लाकर आपके बीच में खड़ा कर दिया गया। लेकिन अल्लाह से ये दुआ है कि जो मैं बात आपको अब बताने जा रहा हूँ वो इतनी कीमती है कि दुनिया का कोई टैब उसके मुकाबले में नहीं आ सकता। अगर आप 5 मिनट मुझे सुन लेंगे तो शायद ये जिंदगी के वो 5 मिनट होंगे जो आने वाली जिंदगी को संवार देंगे। ऐसी अल्लाह से दुआ है। हमारे गोवंडी के, शिवाजी नगर के जितने टॉपर बच्चे हैं वो सब मेरी आंखों के सामने हैं और उन्होंने बहुत अच्छा किया है। इस वजह से आज उनका फेलिसिटेशन है। हम उनको एजाज देना चाहते हैं, हम उन्हें सम्मान देना चाहते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है आगे बढ़ने से पहले कि क्या आप लोगों ने पढ़ाई की है? दिल लगाकर पढ़ाई की है? क्या जोर से आवाज आ सकती है, हाँ या ना? नहीं, आवाज आई नहीं। क्या आपने पढ़ाई की है? क्या उस पढ़ाई करते वक्त आपने दिमाग लगाया है? आवाज नहीं आई। लगाया है पक्का? तो जो पानी का फॉर्मूला हमें 5th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है वो क्या फॉर्मूला है? और जोर से, यानी 2 हाइड्रोजन और 1। छोटा सा सवाल है सिर्फ ये साबित करने के लिए कि आपने पढ़ाई नहीं की है, आपने उल्टी की है। बहुत सारा खाकर एग्जाम के आंसर शीट पे आप उलट कर आए हो, बस इतना ही आपने किया है। इसको साबित करने के लिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। अगर एक पानी की बोतल मैं आपको अभी दूं तो वहां बैठे बैठे या बाहर निकलकर क्या आप उस पानी की बोतल से आग लगा सकते हैं? क्या अगर एक पानी की बिस्लेरी की बोतल मैं आपके अभी हाथ में दूं तो क्या आप उस पानी की बोतल से आग लगा सकते हैं?
आग बुझा सकते हैं, ये सर बता रहे हैं, उनका काम आग बुझाना है। मैं कह रहा हूं पानी से आग लगा सकते हो क्या? हाँ, एक बच्चा है। तो सोचिए, यहां इस वक्त गोवंडी और शिवाजी नगर के सारे टॉपर बैठे हुए हैं और उन्होंने एग्जाम में इतना अच्छा किया है कि आज उन्हें टैब और लैपटॉप मिलने वाला है, लेकिन एक सवाल का जवाब जो है वो नहीं दे पा रहे हैं कि क्या हम पानी से आग लगा सकते हैं। ये है कि हम पढ़ाई करते हैं, पर पढ़ाई करते वक्त रटते ज्यादा है, दिमाग कम लगाते हैं। वरना आप मुझसे कहते हाँ सर आग लगाई जा सकती है पानी की बोतल से। क्या, कैसे? तो आप कहते कि सर एक पेज दे दो, पानी की बोतल दे दो, और मैं बाहर निकल के सूरज की रोशनी को उस पानी की बोतल से गुजार कर इस पेपर पे फोकस करूंगा। मैं उस पानी की बोतल को एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह सूरज की रोशनी को उसमें से गुजार कर एक पॉइंट इस पेपर पे ऐसा बनाऊंगा कि ये पेपर में आग लग जाएगी। आप सोचिए, आपने सिर्फ रटाना, जिसको कहते हैं ना रोट लर्निंग, खूब सारी रटाई की और एग्जाम में जाकर खूब सारी उल्टी की। इसलिए जब हम कहते हैं ना कि हमारे बच्चों के 99.6% आए हैं, 99.7% आए, वो परसेंट इस बात के हैं कि किसने कितनी अच्छी उल्टी की है। आखिरी सेकंड तक खूब सारा अपने दिमाग में समाकर और हम जाकर उस पेपर पे उल्टी कराते हैं, पढ़ते समय दिमाग नहीं लगाते। आपको यकीन नहीं हो रहा? एक सवाल और पूछता हूं, फिर बताता हूं पढ़ाई कैसे करनी है। यहां पर अक्सरियत में मुसलमान बैठे हैं और कुछ बेहतरीन हिंदू भाई भी बैठे हैं या हिंदू बहनें भी हैं। एक सवाल पूछूं, क्या आप सब अल्लाह में, ईश्वर में विश्वास रखते हैं? आवाज नहीं आई। क्या अल्लाह है? क्या वो कादिर कुदरत है? क्या वो दुनिया की हर चीज पे कुदरत रखता है? तो मेरा एक सवाल है, अल्लाह कुदरत रखता है और सबसे ताकतवर है, इसका सबूत मुझे इस पानी की बोतल से दीजिए। सर हर चीज में पानी की बोतल क्यों आ रही है? क्योंकि मैं नाश्ता करने के बाद पानी पीना भूल गया था। अब आप सुनिए, जिस बात ने पूरी दुनिया को हिला के रखा है वो ये है कि एक अल्लाह है और वो कादिर कुदरत है। कैसे? दुनिया में सबसे तेज जलने वाली चीज जिसका बॉम्ब बनाने पर वो एटम बॉम्ब से ताकतवर है, आपको आज जाकर चैट जीपीटी या गूगल से पूछना चाहिए कि दुनिया का सबसे ताकतवर बम कौन सा है, तो वो बताएगा हाइड्रोजन बॉम्ब है। और एक ऐसी चीज जिसके बिना दुनिया में कोई चीज जल नहीं सकती, हम उसे ऑक्सीजन कहते हैं। इसीलिए साइंस की किताबों में जलने को ऑक्सीडेशन कहा जाता है। वो ऑक्सीजन जिसका एक्सपेरिमेंट आपने बचपन में किया था, याद है? एक मोमबत्ती रखो, उसके ऊपर ग्लास रखो, ग्लास के अंदर का ऑक्सीजन खत्म तो मोमबत्ती बुझ जाती थी। यानी ऑक्सीजन के बिना कोई चीज जल नहीं सकती। और हाइड्रोजन है जो अति ज्वलनशील है, अति भड़काऊ है, वो रॉकेट में ईंधन की तरह इस्तेमाल होता है। लेकिन ये हमारा रब है, जब दो अति ज्वलनशील, अति भड़काऊ हाइड्रोजन को कहता है कि ओ दो भड़काने वालों, उस जलाने वाले के साथ मिल जाओ। यानी साइंस की किताबों में ओ दो हाइड्रोजन उस ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O बनाओ, तो ना ये भड़काने के काम आ रहा है, ना ये जलाने के काम आ रहा है, उल्टा है, ये बुझाने के काम आ रहा है। और यही अल्लाह है और यही उसकी ताकत है। आप सोचिए, जिसकी फितरत में भड़कना था, जिसकी फितरत में रॉकेट में ईंधन बंद के जलना था, जिसकी फितरत में दुनिया का सबसे ताकतवर बम बनना था, वो जब एक जलाने वाले के साथ, एक आग लगाने वाले के साथ मिला, तो ना ये भड़का रहे हैं, ना ये जला रहे हैं,
उल्टा है, ये बुझाने के काम आ रहे। किसी दोस्त से कभी बोल के देखना, कल मेरे घर पे आग लग गई थी। अच्छा फिर? तो बुझाई कैसे? पता नहीं, हमने उस पे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन डाला। तो दोस्त कहेगा फिर तो भड़क गई होगी। कहा नहीं, भड़की नहीं, उल्टा था, बुझ गई। जब आप सोच कर, तसव्वुर कर कर ऐसी पढ़ाई करते हैं, जब आप इमेजिनेट करते हैं, जब आप इनोवेट करते हैं, जब आप जो लिखा है उसे अपने दिमाग में कई बार सोच कर पढ़ते हैं, तब आप जाकर वो इंसान बनते हैं जिस इंसान को ये दुनिया ढूंढ रही है। वरना एक आंधी है जो आ चुकी है, और वो आंधी हमें उड़ाकर पता नहीं कहां ले जाएगी। हम उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आंधी कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के इंटेलिजेंस से इतना ताकतवर है कि वो दुनिया की कोई भी चीज कर सकता है। तो आपको पता है, नॉर्थ इंडिया में मेरी तकरीरों को बहुत पसंद किया जाता। साउथ इंडिया में इंग्लिश में मैंने बहुत कम तकरीरें की हैं, तो उन्होंने भी सुन रखा था। तो पिछले फ्राइडे मुझे केरला बुलाया गया तकरीर करने के लिए। तो जब मैं वहां स्पीच दे रहा था, तो मैं इंग्लिश में बोलना चाह रहा था, लेकिन सामने का जो वो होता है मॉब, ऑडियंस, उनकी इंग्लिश भी बहुत गहरी नहीं थी। तो हमारे सामने एक क्राइसिस था कि क्या करना चाहिए। तो मैंने अपने फोन को निकाला और मैं आपको करके दिखाता हूं कि वहां मैंने क्या किया, और फिर मैं आपसे पूछता हूं कि आप कैसी पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने वहां चैट जीपीटी से कहा कि मैं जो कह रहा हूं इसे लाइव मलयालम में लोगों को ट्रांसलेट करके सुनाओ। और मैं तकरीर करता हूं और मेरे मुंह से निकलने की देर रहती, मेरा फोन उसे मलयालम में ट्रांसलेट करके वहां के लोगों का दिल जीत लेता। आज यहां कोशिश करते हैं कि मैं जो बोल रहा हूं वो आपको मराठी में सुनाए, देखते हैं कैसा लगता है। Hi, I want you to translate everything that now I am going to speak in Marathi so that the live audience in front of me can hear in Marathi. Can you do that? Absolutely. I'd be happy to help. Just go ahead and speak and I'll translate it into Marathi for your audience. I want them to know that rote learning is of no use. We should understand and do some very deep analysis before saying that we are educated. How do you speak that in Marathi? Sure. Here's how you can say that in Marathi. मला त्यांना सांगायचं आहे की पाठांतर करणं निरर्थक आहे. आपण खरोखर शिकलो असं म्हणायचं असेल तर आधी खोलवर विचार करून आणि सखोल विश्लेषण करून शिकणं गरजेचं आहे. Can you speak the same thing in Bengali? Of course. Here's how you can say that in Bengali. আমি তাদেরকে জানাতে চাই কি মুখস্থ করা কোনো কাজের নয়। আমরা যদি সত্যি শিক্ষিত হতে চাই, Can you speak that in Arabic? I am in front of an audience who speak Arabic. Sure. Here's how you can say that in Arabic. أريد أن أبلغهم أن الحفظ بدون فهم لا فائدة منه. يجب أن نقوم بفهم عميق وتحليل And can you دقيق. speak that in Malayalam, please? Of course. Here's how you can say that in Malayalam. ഞാൻ അവരോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മറുക് മനക്കന്ന പഠനം सोचिए, 97.6% से भरा हुआ ये हॉल है। कौन कौन माई का लाल है जो यही काम यहां के स्टेज पे कर सकता है? सर, टैब और लैपटॉप लेने बुलाया था सर। आप तो सवेरे सवेरे हमें झापड़ मार रहे हैं। नहीं, आपको मालूम है दुनिया किस तरफ जा चुकी है? आपको आज गूगल करके देखना चाहिए। एक बहुत खूबसूरत रोबोट है, उसका नाम सोफिया है। सोफिया रोबोट की एक खास बात है, उसके चेहरे में 36 मोटर लगे हुए हैं। तो वो कोई भी बात अपने चेहरे पे एक्सप्रेशन लाके बोलती है, बड़ी खुशी से। क्या कह रहे हैं आप सच में 97.6% लेकर आए? चेहरा ऐसे बदलता है रोबोट जैसे हम किसी इंसान से बात कर रहे हैं। उसके स्किन का कलर बदलता है जो वो बोलने वाली है उस हिसाब से। तो आपको मालूम है, जो फोन में मेरे चैट जीपीटी है, इसको उठाकर सोफिया रोबोट के अंदर डालने वाले। तो सोचिए, एक रोबोट होगा जो हर काम
कमांड देते ही करता होगा, ऐसा पहला रोबोट लॉन्च होगा तो पता है कौन खरीदने वाला है? कौन? अबू असीम आजमी साहब। सबसे पहले एक रोबोट वो ये वाला लेने वाले हैं। और समाज में पता है क्या होगा? आज से 5 से 6 साल बाद, और मेरी ये बात याद करके उस दिन हंसना, या चलो मान लेते हैं आप मुसलमान हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, 10 साल बाद हमारे एक लड़कों की पूरी जनरेशन बड़ी होगी जो अपने माँ बाप से ये कहेगी कि मुझे किसी लड़की से शादी नहीं करना, मुझे सोफिया रोबोट से शादी करना है। आप सोचिए, जब हम एक अच्छी औरत से शादी करते हैं तो अल्लाह ने रिश्ते को खुशमिजाज रखने के लिए आदमी और औरत के मूड को स्विंग करता हुआ बनाया। कभी बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है, कभी किसी बात पे तकरार होती है, कभी मन मुटाव होता है, कभी मनाना होता है, लेकिन सोफिया रोबोट वो हमेशा खुश रहती है, किसी चीज की डिमांड नहीं करती। जब मैं ऑफिस जाता हूं तो मेरे नोट्स को कंप्लीट कर देती है। जिस किताब को मैं लिखना चाहता हूं मैं उसे बस मेन पॉइंट्स बता देता हूं, वो मेरी किताब लिख देती है। जब मैं ऑफिस से लौटने वाला होता हूं तो यूट्यूब से रेसिपी डाउनलोड करके मेरा फेवरेट खाना बना देती है। और जब मैं अंदर आता हूं तो वो उस तरह से खुशी से मुझे वेलकम करती है जिस तरह से एक आइडियलिस्टिक, जिसको कहते हैं ना, परिवार ने किसी के बाहर से आने पर वेलकम करना चाहिए। उस जमाने में लड़कों ने ये कहना है कि हमें शादियां नहीं करनी, हमें एक रोबोट लीज पर लेना है। हम ऐसे जमाने की तरफ बढ़ रहे हैं। और इससे भयानक एक जमाना है जो आने वाला है 2037 के आसपास। किसी फैमिली में कोई बच्चा किसी एक्सीडेंट की वजह से गुजरने वाला होगा और मां बाप वहां रो रहे होंगे, तो एक ड्रोन उड़ता हुआ आएगा और ड्रोन कहेगा कि अगर आप क्रेडिट कार्ड मुझे दें तो मैं अभी इसके दिमाग को स्कैन करके इसकी मेमोरी को अपने अंदर स्टोर कर लूं। आप जैसे ही क्रेडिट कार्ड लगाएंगे, मरने के 5 मिनट बाद तक साइंस कहता है दिमाग जिंदा रहता है, तो वो उस मेमोरी को स्कैन कर लेगा। फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर जाकर अगर उस बच्चे ने कोई तकरीर की है, कोई एसे लिखा है, कोई किताब लिखी है, उसको स्कैन करके उसकी तरह सोचना और बोलना सीख लेगा। और 2037 एक ऐसा साल होगा कि हमारे घर की घंटी बजेगी, जब हम दरवाजा खोलेंगे तो सोफिया रोबोट नहीं होगी, हू बहू उस बच्चे के जैसा दिखने वाला एक रोबोट खड़ा होगा जिसे हम 3 दिन पहले दफना कर आए। उसे देखते ही सब लोग डर जाएंगे, वो कहेंगे अरे ये कैसे हो गया। लेकिन उस भीड़ में मां सामने आएगी और अपने बच्चे के बहरूपीय रोबोट को देखकर रोने लगेगी। तो रोबोट उसे कहेगा मां रो मत, बताओ मेरी पहली स्कूल का नाम क्या था, बताओ मेरी फेवरेट आइसक्रीम कौन सी है, बताओ तुम मुझे कहां घुमाने ले गई थी, बताओ तुम मुझे प्यार से क्या कहती हो। मां रोने लगेगी, कहेगी ये रोबोट है, जो भी है जैसा भी है मैं इसके सहारे जी लूंगी, मुझे ये चाहिए। ऐसा है एक जमाना जो आने वाला है। उस जमाने की तैयारी में अगर आप रट कर पढ़ाई करेंगे तो आप उस जमाने के लिए तैयार नहीं होंगे। हमारे स्टेज पर एक आईएएस बैठी हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत से दुनिया के टफेस्ट एग्जाम को क्रैक किया है। आपको मालूम है वो दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम क्यों है? क्योंकि उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप किसी रोबोट का सहारा नहीं ले सकते। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। आपने एलेक्सा देखी है? एलेक्सा से आप दिन भर बात कर सकते हैं। और इस फोन में सीरी है, हे सीरी, हे सीरी कैन यू टॉक विथ मी। देखा, वो सुनती है, हमारी हर बात सुनती है। जैसे ही हम उसे सीरी कहते हैं वो जग जाती है, कहती है हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू, क्या कर सकती हूं मैं आपके लिए। अब ध्यान से सुनना, ये एलेक्सा और सीरी का एक छोटा सा मशीन आता है 3.5 लाख रुपए का। तो आज घर जाकर अपने अब्बा से कहना है कि अब्बा हमें वो मशीन चाहिए। अब्बा कहेंगे क्यों? कहा कोचिंग में खर्चा नहीं करना है, सर आए थे दिल्ली से बता के गए, सीरी को कान में पहनकर पेपर देने जाना है और पेपर देते समय धीरे से सवाल पढ़ना है ताकि सीरी सुन ले। तो इमेजिन करिए
जैसे ही आपने सवाल देखा और सीरी से कहा, सीरी पानीपत की पहली लड़ाई ये बाबर और हेमू द विक्रमादित्य के बीच में हुई थी। नहीं, पानीपत की पहली लड़ाई सीरी, पानीपत की पहली लड़ाई सर ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। नहीं, पानीपत सर दूसरी लड़ाई सर ये अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच में हुई थी। अरे पानीपत की तीसरी लड़ाई सर मराठा और अफगान के बीच में हुई थी। अरे सीरी सवाल तो सुनो, यहां लिखा है यूपीएससी के पेपर में पानीपत में ही इतनी लड़ाइयां क्यों हुई थी। अब सीरी चुप है, अलेक्सा खामोश है। सीरी पानीपत में इतनी लड़ाइयां क्यों हुई थी। सीरी कहती है ये वाला सवाल इंसानों के सोचने के लिए बनाया गया है, कृपया मशीन को परेशान ना करे। अच्छा छोड़ो सीरी, सेकंड क्वेश्चन देखो। गांधी जी सर पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। अरे गांधी जी सर इनके जो पिताजी थे वो काठियावाड़ के दीवान थे। अरे सीरी गांधी जी साउथ अफ्रीका में बहुत साल। अरे सवाल कुछ और है क्या। ये यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर, इसमें लिखा है आज गांधी जिंदा होते तो क्या कर रहे होते। अब आप सीरी पे मत हंसो, अपने आप पर हंसो कि आपने गांधी जी के फैक्ट्स को रट लिया, आपने पानीपत की 3 लड़ाइयों को रट कर तैयार कर लिया, खूब अच्छी उल्टी की, उस उल्टी के बदले आज लैपटॉप और टैब लेने भी हम आए हैं। लेकिन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कितनी हुई, इस दुनिया पर कब्जे की, इस दुनिया में महारत दिखाने की तैयारी कितनी हुई, ये बहुत बड़ा सोचने का मुकाम है। आने वाले जमाने में आपको नौकरी क्यों दी जाए, आपकी जगह एलेक्सा, सीरी या चैट जीपीटी या सोफिया रोबोट को क्यों ना रख लिया जाए। आने वाले जमाने में क्या इस बात पर आपको नौकरी दे दी जाए कि आप बहुत सारा रट कर पास हुए, जबकि सिंगल क्लिक करने पर, सिर्फ एक क्लिक करने पर दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन हमारी आंखों के सामने डिस्प्ले हो जाती। इसलिए आज मुझसे एक वादा करना होगा और यह वादा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप करने को तैयार है? अरे हां कि ना। तो ये वादा ये है कि आज से किसी पन्ने को हम रटेंगे नहीं। वादा करिए, आज से किसी पेज को हम रट कर नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उसे समझकर, एनालाइज करके, जब तक वो दिल और दिमाग पे छप ना जाए तब तक हम उसे पढ़ते रहेंगे। पक्का वादा? आज से सिर्फ पढ़ाई नहीं करेंगे, अपने पढ़े हुए पर बैठकर सोचेंगे। क्या करेंगे? बैठकर। तो एक बहुत अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बहुत अच्छा सवाल इंटरव्यू में पूछा गया और इसका जवाब चैट जीपीटी और एलेक्सा और अमेज़न नहीं दे सकते। एक इंटरव्यू में ये इतना अच्छी बात पूछी गई कि साहब एक बस स्टॉप है और रात हो गई है और बारिश होने वाली है और 3 लोग खड़े हैं। एक डॉक्टर जिसने आप जब गरीब थे तो फ्री में ऑपरेशन करके आपकी जान बचाई थी, एक बूढ़ी औरत जिसे अगर इलाज नहीं मिला तो थोड़ी देर में मर जाएगी, और तीसरा वो शख्स जिससे आप शादी करना चाहते थे। ये तीनों वहां बस स्टॉप पे खड़े हैं, आखिरी बस जा चुकी है, अंधेरा है, पानी बरसने वाला है और आपकी स्कूटी पर सिर्फ एक सीट है। तो बताइए इन तीनों में से आप किसको लिफ्ट देंगे? कितने लोग हैं जो डॉक्टर को लिफ्ट देंगे? हाथ उठाओ जरा। 2 ही लोग हैं। कितने लोग हैं जो बूढ़ी औरत को लिफ्ट देंगे जो मरने वाली है? मैक्सिमम हाथ है। देखा, मुसलमान का दिल बड़ा रहम वाला होता है। कितने लोग हैं? क्या कोई नहीं है यहां जो
अपने से शादी जिससे होने वाली है उसको लिफ्ट देगा? कोई है? देखा, लड़कों के हाथ सबसे ऊपर जाते। अब सोचिए कि जिसने उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टॉप किया था उसने क्या जवाब दिया था। उसने कहा था कि मैं अपने स्कूटर की चाबी डॉक्टर को दूंगा और उससे कहूंगा कि इस बूढ़ी को बिठाकर अपने हॉस्पिटल ले जा और उसका इलाज कर। नहीं, अगली लाइन पे ज्यादा जोर से ताली बज जाती है, पता नहीं क्यों। मैं अपने स्कूटर की चाबी डॉक्टर को दूंगा और कहूंगा कि इस बुढ़िया को बिठाकर ले जा, इसका इलाज कर, और मैं अपनी मोहब्बत के साथ वहां पानी में भीगूंगा। ये जो स्मार्टनेस, ये जो इंटेलिजेंस है, ये अच्छी सोहबतों से आता है। ये स्मार्टनेस और ये इंटेलिजेंस ऊंची पढ़ाई, ऊंची तालीम करने से आता है। ये रट कर नहीं पढ़ने से आता है। इसलिए मैं किसी पॉलिटिकल फिगर की तारीफ नहीं करता, लेकिन ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने जो आपके लिए चुना है गिफ्ट, वो एक छोटा सा टैब या लैपटॉप नहीं है बेटा। वो एक ऐसी खिड़की है जिससे पूरी दुनिया की नॉलेज ली जा सकती है। वो एक ऐसी चीज है जिससे दुनिया की हर रिसर्च की जा सकती है। और आपने मुझसे अभी अभी वादा किया है कि आप रिसर्च करेंगे, आप मेहनत से पढ़ेंगे। आपको और एक चीज बताकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। हमें एक नई तरह की तालीम की जरूरत है। पता है कौन सी तालीम? हम अपने दुश्मन के नजरिए से, या वो इंसान जिसके दिल में हमारे लिए नफरत डाल दी गई है, उसके नजरिए से भी हमें सोचना आना चाहिए। इसे असली एजुकेशन कहते हैं। मैं इसकी एक मिसाल देना चाहता हूं। जितने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, इनमें इन सॉफ्टवेयर, इन एल्गोरिदम को एक बात बताई गई है, पता है क्या? कि तुम यूजर को रोक कर रखना, तुम उसे कहीं जाने मत देना। इसलिए यूट्यूब कहता है कि जितने लोग हमारे पास एक वीडियो देखने आते हैं, देखने वो एक वीडियो आते हैं, लेकिन 37 वीडियो देख कर जाते हैं। और यूट्यूब क्या करता है? उसका एल्गोरिदम क्या करता है? किसी चरस बेचने वाले की तरह हर वीडियो को पिछले वाले वीडियो से और गहरा और इंटरेस्टिंग सजेस्ट करता है। और हम वहां रुके रहे, इसलिए हमें सिर्फ 3 वीडियो दिखाता है। एक, नफरत से भरा हुआ वीडियो, दूसरा गुस्से से भरा हुआ वीडियो, और तीसरा लालच से भरा हुआ वीडियो। ये नफरत, ये गुस्सा, ये लालच, इनके वीडियो हम पर ऐसे असर कर रहे हैं जैसे हमारे साथ दिन भर कोई इंसान हो और उसकी बातें हम पे असर करती है। मिसाल के तौर पे आप कुछ भी सुनना चाहते हैं, कुछ भी सोचना चाहते हैं, मैं हर थोड़ी देर में आपको कहूं नहीं नहीं वो फला इंसान बहुत बुरा है, ये देखो सबूत। फिर आप कुछ और सोचना चाहते हैं, मैं कहूं नहीं नहीं वो इंसान नफरत करने के लायक, वो हमारे साथ नहीं रहने के लायक, देखो ये सबूत। पता है क्या होगा? 3 से 4-5 दिन में आप बदल जाएंगे। आप ना चाहते हुए भी उससे नफरत करने लगेंगे। आज पूरी दुनिया के इंसानों को एल्गोरिदम्स ने ऐसे ही बांट दिया। जो वीडियो मुसलमानों को सजेस्ट होते हैं वो हिंदू हजरात को सजेस्ट नहीं होते, और जो हिंदू हजरात को सजेस्ट होते हैं वो मुसलमानों को सजेस्ट नहीं होते। उन्हें उनको जो दिखाना चाहिए वो दिखाया जाता है, और हमें जो दिखाना चाहिए वो दिखाया जाता है। और जब कोई इंसान खड़े होकर इसको चैलेंज करता है तो हाउस से उसकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट उसे अंतरिम जमानत देने से पहले, कल का भी एक किस्सा है, एक पढ़े लिखे प्रोफेसर ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने देश की सच्चाई उजागर की और उन्होंने कहा कि इतने खूबसूरत और बेहतरीन हमारे फौजी हैं, इसके पीछे हम वो बात नहीं छुपा सकते कि यहां माइनॉरिटीज के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, इस बात पर उन पर एफआईआर हो गई। आप सोचिए, जब वो कह रहे थे कि इस बात को हम नहीं छुपा सकते कि माइनॉरिटीज पे जुल्म हो रहा है, ठीक उसी वक्त जब वो लिख रहे थे कि बुलडोजर से घर तोड़े जा रहे हैं, ठीक उसी वक्त अहमदाबाद में उसी दिन उसी वक्त सियासत नगर में 8000 मुसलमानों और दलितों के घरों को तोड़ा गया। इसलिए हमें पढ़े लिखे लोग नहीं चाहिए,
हमें ऐसे पढ़े लिखे लोग चाहिए जिनमें थोड़ी हिम्मत भी हो। आपके पढ़ने लिखने से, अभी मैडम यहां खड़ी थी, कह रही थी कौम को, देश को, समाज को बहुत बहुत फायदा होगा। नहीं सर, फायदा तब होगा जब आप तालीम के साथ थोड़ी हिम्मत भी दिखाएंगे। वरना मैक्सिमम पढ़े लिखों का क्या होता है, वो एक पढ़ी लिखी से शादी करके लाइफ में सेटल हो जाते हैं। और जिसने लोगों ने अच्छी पढ़ाई की, उसके बाद किसी पढ़े लिखे से शादी की और वो सेटल हो गए, उनकी मौत 25 साल की उम्र में ही हो जाती है। सिर्फ उनका कफन दफन 60 या 70 में होता है। आप मेरी बात की गहराई नहीं समझ पा रहे हैं। जिसने नौकरी की, बॉम्बे में ऐसी नौकरी होती है, मैं जानता हूं। फादर सवेरे 5 बजे लोकल पकड़ के जाते हैं और रात को 11 बजे लोकल पकड़ कर आते हैं। सवेरे इतना सवेरे जाते हैं कि बच्चे सोए रहते हैं और रात को इतना रात को आते हैं कि बच्चे सोए रहते हैं। उनकी अपने बच्चों से मुलाकात सिर्फ संडे के संडे होती है। उन्हें संडे वाला फादर कहते हैं। आप सोचिए, अगर पढ़ लिख कर किसी ऐसी नौकरी में आप फंस गए और आप संडे वाला फादर या मदर बनकर रह गए, तो आपकी मौत उसी दिन होगी जिस दिन आपकी नौकरी लगी। न इससे देश को कुछ मिला, न समाज को कुछ मिला, न ये कम पढ़ी लिखी कम्युनिटी को कुछ मिला। हाँ, आप मर गए हमारे लिए, सिर्फ आपका कफन दफन हम 60 या 70 की उम्र में करेंगे। इसलिए मेरे आखिरी बात को बहुत ध्यान से रखना बेटा। पढ़ लिख कर एक IAS बनना, एक IPS बनना, एक जज बनना, पढ़ लिख कर वो कर्नल सोफिया कुरैशी की तरह आर्मी में एक बड़े मेजर के पद पे जाना, लेकिन वहां जाने के बाद अपने दिल को मरने मत देना। 2 तरह की तालीम होती है, 2 तरह की तालीम होती है, एक्चुअली 3 तरह की तालीम होती है। आज आप गूगल करके देखना कि न्यूरॉन्स कहां कहां मिलते हैं। आपको मालूम है ना न्यूरॉन्स क्या होते हैं? दिमाग का वो हिस्सा जो याद करता है। हमारा दिमाग न्यूरॉन्स का बना हुआ है। लेकिन जब आप गूगल करेंगे तो उसमें लिख कर आएगा कि जितने दिमाग में न्यूरॉन्स हैं उससे थोड़ा ही कम लेकिन बहुत ज्यादा न्यूरॉन्स दिल में भी हैं, और उससे थोड़ा ही कम लेकिन बहुत ज्यादा न्यूरॉन्स हमारे पेट में भी है। और इन तीनों न्यूरॉन्स को पढ़ाने के लिए अल्लाह ने आपको जिम्मेदारी दी है। वो जो दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं, उनकी ट्रेनिंग, उनकी एजुकेशन ये दुनिया के सिलेबस से आती है। डॉक्टर, इंजीनियर या PhD करने से दिमाग के न्यूरॉन्स तालीम याफ्ता होते हैं। लेकिन मजहब, रहम, इंसानियत, सीरत के किस्से, कुरान की तफसीर पढ़ने से दिल के न्यूरॉन्स की तालीम होती है। आप इजराइल को देख लीजिए, उसने दिमाग की इतनी पढ़ाई की, इतनी पढ़ाई की कि उसका दिल मर गया। आज उसे छोटे बढ़ते हुए बच्चे और औरतों को साथ हो रही जो वहां पर बेहद खतरनाक घृणात्मक कार्रवाई है, वो उसे दिखाई नहीं देती। क्यों? उसके दिमाग की आंखें जिंदा हैं पर उसके दिल की आंखें मरी हुई है। हमें ऐसे पढ़े लिखे लोग नहीं चाहिए जिनके दिमाग ने 99.6% लाए हैं, लेकिन जिनका दिल कुरान, हदीस, सीरत इससे खाली है। ऐसे लोग अपने माँ बाप को घर से निकाल कर क्या करते हैं हम सब जानते। लेकिन तीसरी तालीम भी उतनी ही जरूरी है, और वो तीसरी तालीम जो है वो हमारे पेट के अंदर के न्यूरॉन्स हैं। अब आप सोचिए कि अल्लाह पाक ने दिमाग में न्यूरॉन्स डाले दुनियावी तालीम के लिए, दिल में न्यूरॉन्स डाले दीनी तालीम के लिए, लेकिन पेट में न्यूरॉन्स डालने की क्या जरूरत थी मेरे रब? तो गूगल कहता है कि पेट में 300 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। वो क्या याद रखते हैं? तो गूगल कहता है, आपको रिसर्च आज खोल के पढ़ना चाहिए, वो न्यूरॉन्स हमें दिए गए धोखे को याद रखते हैं। जिंदगी में जितनी बार हम धोखा खाते हैं वो हमारे पेट में जाके स्टोर होता है। इसीलिए नेक्स्ट टाइम कोई फैसला लेने से पहले दिल और दिमाग साथ दे भी दे तो पेट के न्यूरॉन साथ नहीं देते, और हम उसे गट फीलिंग कहते हैं। कहते हैं ना, यार मैं ये काम नहीं करना चाहता। कहा क्यों? यार मुझे ना गट फीलिंग नहीं आ रही। तो तीसरी तालीम भी उतना ही जरूरत है, जिस पे मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। ध्यान से सुनना। स्कूल में पढ़ चुके,
घरों में रोज 1 घंटा निकालो, अच्छी सीरत पढ़ो, अच्छी तफसीर पढ़ो, हो सके तो रामायण और महाभारत की मर्यादा पुरुषोत्तम की कहानियां भी पढ़ो, गौतम बुद्ध भी पढ़ो, और दुनिया के सारे रसूलों के जो सरदार है, हमारे पैगंबर आजम, उनकी सीरत को पढ़ो ताकि दिल भी जिंदा रहे। दिमाग और दिल दोनों को जिंदा रखना है। और उसके बाद जो सपना है ना, जो ख्वाब है तुम्हारा, उसके लिए पहला कदम उठाना है। और पहला कदम उठाते ही जब नाकामयाबी मिलेगी, डरना नहीं है। अपने दिल से कहना, ये मेरे पेट में जाके स्टोर हो रही है, अगली बार मैं ये कदम नहीं उठाऊंगी, वो कदम उठाऊंगी। फिर वो उठाया, उसमें भी नाकामी मिली, कोई बात नहीं। तीसरा कदम, उसमें भी नाकामी मिली, कोई बात नहीं। एडिसन की हिस्ट्री पढ़ के देखिए, थॉमस एडिसन ने 1002 बार वो फेल हुए और 1003वीं बार जाकर बल्ब बनाया। जब उन्होंने बल्ब बनाया तो लोगों ने उनसे कहा, आप 1002 मर्तबा फेल हुए। उन्होंने कहा, नहीं, मैं फेल नहीं हुआ। 1002 मर्तबा मैंने उन फॉर्मूलों को सीखा जिससे बल्ब नहीं बनता है, और 1003वीं बार मुझे वो फॉर्मूला मिला जिससे बल्ब बनता है। तो मेरी आखिरी बात हमेशा के लिए याद रखना, और हो सके तो मेरे पीछे रिपीट करो। एक जमाना ऐसा आएगा बेटा, पढ़ लिख कर नौकरी करके खूब अच्छा एक्सपीरियंस लेने के बाद ज्यादा वेट मत करना, अपने सपनों की कंपनी भी जरूर खोलना। मैं एक बात बताऊं, वो जमाना चला गया जब रोजगार मांगे और दिए जाते थे। अब एक नया जमाना है जहां रोजगार पैदा किया जाता है। आपने शेर को कभी शिकार करते देखा? एक आदमी ने शेर को शिकार करते देखा। शेर ने खाया, उसके बाद अपने बच्चों को खिलाया, उसके बाद पीछे से गीदड़ आया, उसने खाए, सियार आया, लोमड़ी आई, उसके बाद चील और कौवे आए, उसके बाद कुत्ते आए, उसके बाद चींटियां आई, हर एक को गिज़ा मिली, और शिकार जो है वो शेर ने किया था। हमें लोमड़ी, गीदड़, सियार, चींटी, चील, कौवे नहीं बनना है, हमें शेर बनना है। और हमें इतना बड़ा शिकार करना है, इतनी बड़ी कंपनी खोलना है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन लाना है। अल्लाह ने हमें उसी के लिए भेजा है। हमें 9 से 9 रात की ड्यूटी करने के लिए नहीं भेजा। आपने कभी लोकल में रात को 7 बजे काम से लौट रहे लोगों को लोकल में लटके देखा है? ऐसा लगता है उनका चेहरा देख के कि लाशें जा रही हैं। ये लाशें अब घर जाएंगी और सो जाएंगी। अल्लाह ने हमें लाशें बनने के लिए नहीं भेजा है, हमें मेहनत करके कुछ खड़ा करने के लिए भेजा है। और वो खड़ा करने में दुश्वारियां आएंगी, लेकिन मैं आपको एक फॉर्मूला देना चाहता हूं, ध्यान से सुनना और मेरे पीछे रिपीट करना। सक्सेस हमेशा सही डिसीजन लेने से मिलता है। बोलो सक्सेस, जोर से बोलो, सक्सेस हमेशा सही डिसीजन लेने से मिलता है। अरे जोर से बोलो, जिंदगी का सबसे बड़ा फॉर्मूला दे रहा हूं। सक्सेस हमेशा सही डिसीजन लेने से मिलता है, और सही डिसीजन एक्सपीरियंस से आता है, और एक्सपीरियंस गलत डिसीजन लेने से आता है। एक्सपीरियंस, अरे बोला नहीं आपने, एक्सपीरियंस गलत डिसीजन लेने से आता है। फिर एक्सपीरियंस आ गया तो हम सही डिसीजन लेते हैं, और सही डिसीजन लेते हैं तो सक्सेस मिल जाता है। उठो, लड़खड़ाओ, गिरो, फिर उठो, चलो, दौड़ो, रगड़ रगड़ के आगे बढ़ना रहे, बढ़ते रहो, गिरते रहो, सीखते रहो, उठते रहो। ऐसा करते रहना मेरे बच्चों, जब तक सक्सेस तुम्हें ना मिल जाए। बस इसी बात पे अपनी बात को खत्म करता हूं। सलाम अलैकुम। Thank you, sir. Thank you so much for your words. भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी है। सबसे पहले मैं तो समीर भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। इनके पास वक्त नहीं था, ये रात को निकले वहां से, सुबह 6 बजे पहुंचे हैं, और इनको फिर वापस कोई एक क्लास लेना है। अभी वापस इनको कोई इंटरनेट का रूम चाहिए, वहां से क्लास लेंगे।
कई मुल्कों के लोग इनसे पढ़ाई करते हैं, फिर इनको नागपुर जाना है। आप इस बीच में आपने मुझे वक्त दिया, मैं नहीं बल्कि मैं पूरी अपने गोवंडी के लोगों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत एहसानमंद हूं। साथियों, देखिए, समाज में सबसे ज़्यादा मैं समझता हूं वो लोग सबसे ज़्यादा तारीफ के काबिल हैं जो लोग एजुकेशन में काम करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि 2, 4, 6 एमएलए बनाने के बजाय हमने 4, 6, 8 अगर आईएएस आईपीएस अच्छे बना दिए तो हमारा ज़्यादा काम हो सकता है उससे। ये बहुत ज़रूरी है सर। मैं आज सब लोग आए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि वक्त बहुत गुजरता जा रहा है, लोगों को देर भी हो रही होगी। हम तो इस प्रोग्राम को बहुत मैदान में करने वाले थे, बहुत बड़े उस पर, लेकिन बारिश का जब देखा हम लोगों ने तो हमने इसको जल्दी छोटे से हॉल में मुंतकिल कर दिया, वरना बारिश आती और मामला बुरा ख़राब हो जाता। मैं मेरी तरफ से आज आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ करता हूं जिस तरह से समीर भाई ने कहा कि हम एजुकेशन इसके साथ एजुकेशन के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ सीरत पे भी ध्यान रखेंगे कि हमारी क्या मैं देख रहा हूं, कोई बुरा नहीं मानना चाहिए, हम लोग सियासत में काम करते हैं। आपने जो कहा ना, बिल्कुल मेरे दिल की आवाज़ आपने कहा। पढ़ने लिखने के बाद शादी हो गई, आप बहुत बड़े अफसर बन गए, लेकिन हमारे किसी दुख में कोई शामिल कभी नहीं होता है। हम कभी बुलाते हैं किसी मीटिंग में आ जाओ तो कभी नहीं आते हैं। जब कोई कहीं ज़रूरत पड़ती है, हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है पढ़े लिखे लोगों की ना, तो वो लोग पढ़ लिख ले लिया उन्होंने, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है ना वो पढ़ लिख के अपना फ़ायदा कर रहे हैं, दूसरे फ़ायदा नहीं करते। मेरे भाई हैं, मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में था, मेरे बड़े भाई अबू हाकिम आज़मी मेरे साथ पढ़ते थे, वो डॉक्टर बन गए, MBBS बन गए। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना खुद का रोना रो रहा हूँ। मेरे भाई चले गए इंग्लैंड, अब वहाँ पे डॉक्टर हैं, उनकी बीवी डॉक्टर है, उनके बच्चे डॉक्टर हैं। तो जब मेरी उनसे बात होती है ना, मैंने कहा आप बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपके 2-3 नवासे हैं, 2 बेटियां हैं और आपकी बीवी हैं, वही ख़ानदान आपकी। मेरा ख़ानदान पूरा महाराष्ट्र है, पूरा हिंदुस्तान है। मैं सुबह से शाम तक बैठता हूं ना, कोई आता है कहता है मेरे पास पानी नहीं आ रहा है, कोई कह रहा है मेरा गटर भरा हुआ है, कोई कहता है मुझे किसी ने पुलिस ने पकड़ लिया है, कोई कहता है आसिम भाई आजमगढ़ में मेरी सड़क खराब है, जरा MP से कह दीजिए। कोई झारखंड का मुझे फोन करता है कि जरा यहाँ के MLA को फोन कर दीजिए। मैं किसी एक आदमी का फोन भी अवॉइड नहीं करता हूँ, कोशिश करता हूँ जितना काम उससे हो जाए, मैं कोशिश करके करते रहता हूँ। एक सड़क पे बहुत पत्थर पड़े हुए थे, एक यहूदी जा रहा था, उसने कहा लगता है कोई मुसलमान यहाँ से गुजरा नहीं, अगर मुसलमान गुजरा होता ना तो राह से पत्थर हटा दिया होता। ये लोगों की फीलिंग थी, ये होना चाहिए आज। बस हमारे बच्चों से हमारी गुजारिश है, जब आप घर जाए ना तो अपना पड़ोसी कोई बीमार है उससे जाके मिल लीजिए, चाहे वो किसी जात का भी हो। हमें पूरी मुस्लिम कम्युनिटी से मेरी ये गुजारिश है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है और तुम्हें अल्लाह ने इतनी रिस्क दिया है कि तुम अपना खाना खाकर अपने बाल बच्चों के साथ बड़ी ऐश की जिंदगी गुजार सकते हो, लेकिन तुम्हारा पड़ोसी अगर भूखा है, पड़ोसी का मतलब 40 घर आगे 40 पीछे, 40 दाएं 40 बाएं, अगर एक पड़ोसी भी भूखा है और तुमने इज्जत से खाना खा लिया तो तुम मुसलमान नहीं हो। ये कहा कि तुम मुसलमान, यही तो कहा था ना समीर भाई कि पड़ोसी अगर तकलीफ में है और तुम आराम में हो तो तुम मुसलमान नहीं हो। कह दो अपने पड़ोसियों से आज जाकर कि मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते उन्होंने जो मुझे कहा है, आज के बाद अगर कोई भाई भी किसी जात किसी बिरादरी का होगा, अगर वो भूखा होगा ना तो मैं उसे एक रोटी 2 दे खिलाऊंगा, मैं एक खाऊंगा, एक उसको खिलाऊंगा। उसे रात को खून की जरूरत भी पड़ेगी ना तो कहना तुम किसी और को मत बुलाना, मुसलमान को बुलाना, क्योंकि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को लेकर अपनी बदन का आखिरी खतरा भी निछावर करके तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगा। ये मैसेज दो, क्योंकि आज इस मुल्क में रोजाना सुबह से शाम तक हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। मुझे कहने दीजिए इस बात को कि अगर आतंकवादियों ने आकर के, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने आकर के धर्म पूछ के मारा, जात पूछ के मारा, तो कश्मीर के मुसलमानों ने अपने आप को कुर्बान करके उनको बचाने की कोशिश किया। अपने घरों में दस्तरखान बिछा दिए, कह दिया कि आओ खाना खाओ, अगर पैसा नहीं तो किराया भी मुझसे लो, होटल वालों ने किराया फ्री कर दिया। ये कुर्बानी, उसके बाद भी आज इस मुल्क में मुझे रोजाना धन पूछ के मारा जा रहा है। रोजाना मेरी मस्जिदों का लाउड स्पीकर उतारने की बात कही जा रही है। ये कहा जा रहा है कि अगर मस्जिद के बाहर तुमने नमाज पढ़ा तो तुम्हारा पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। मैं पूछूं एक बात, गणपति कहां होती है? मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, सड़क पे होती है कि नहीं होती है? बोलिए बहन, गणपति कहां बिठाई जाती है? गणपति कहां बिठाई जाती है? सड़क पे बिठाई जाती है। गणपति का जो वो निकलता है कहां कैसे होता है? जो लोग पानी लेके चलते हैं क्या बोलते हैं? कवड़े।
महीने भर कहां पे लेके चलते हैं, सड़क पर, ये सब चलेगा। लेकिन मैं 2 मिनट, मैं आधे घंटे के लिए सड़क पर नमाज पढ़ूंगा तो मेरा पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाएगा और मेरे ऊपर FIR हो जाएगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे और पानी हम ही पे हराम होगा। समीर सिद्दीकी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। समीर सिद्दीकी साहब आए यहाँ पे, इनका बहुत शुक्रिया। ये हजरा के वालिद माजिद साहब वहां से चल कर आए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सब बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं और जल्दी चाहता हूं कि अब जो है ना इनामात का सिलसिला शुरू कीजिए आप। शुक्रिया बहुत बहुत, खुदा हाफिज। न किसी मर्तबे की ख्वाहिश न मुकाम चाहता हूँ, जो बदल सके ज़माना वो निज़ाम चाहता हूँ। इंशाल्लाह ये बदलाव अबू आसिम सर की जानिब से जो आवाज़ बुलंद हुई है, ये बदलाव हमारे गोवंडी में ज़रूर आएगा। और इस दुआ के साथ अब हम बढ़ते हैं आगे इनामात के लिए। हयाती फहीम, फहीम कौन सी स्कूल है? न्यू मॉडल, ओके। जुवेरी नबीला, सुप्रिया आई नहीं है, सुप्रिया नेशनल की स्टूडेंट है, ये भी मेरी स्टूडेंट है, तो मैं ले सकता हूँ क्या सर? अहमद की बिहाफ में आप आ रहे हैं सर, प्लीज कम। प्रिंसिपल ऑफ एविसिना इंटरनेशनल स्कूल, जोरदार तालियों के साथ प्रिंसिपल सर का इस्तकबाल कीजिए। एंड देयर इज अनदर स्टूडेंट आयशा मुस्तफा शेख, आयशा इंग्लिश स्कूल। आयशा से हो बेटा, आयशा से है खान तबरेज। नेक्स्ट इज इन्फेंट इंडिया इंग्लिश स्कूल। Would like to call upon Kalam sir to be on the stage. कलाम को आना पड़ेगा स्टेज पर। आप ये आयशा स्कूल से जो बच्चे आए जरा आ जाइए। आई है आयशा से आ गए क्या? आयशा इज ओवर रोज इंग्लिश, हाँ आ गई है रोज इंग्लिश स्कूल से। लैपटॉप एंड कैश प्राइज बोथ, लैपटॉप एंड कैश प्राइज बोथ। मोहम्मद इहान, तालियां बजाइए जोर से। बहुत मेहनतों के बाद ऐसे गिफ्ट मिलते हैं। फैजू भाई के लिए एक अनाउंसमेंट है कि फैजू भाई किसी प्रोग्राम में गए हुए थे, अभी एयरपोर्ट से निकल कर आ रहे हैं, लेकिन शायद टाइम हो जाए उनको आने में, इसलिए उनकी तरफ से मैं माफी चाहती हूँ। लेकिन वो आने की पूरी तैयारी में है। 5-10 मिनट और रुक जाइए, देखते हैं। शिवाजी नगर को बदनाम करने की कोशिश किया। अगर नशा है तो फिर देश में अच्छा ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन लोगों ने एक ऐसा सेट कर दिया था कि यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा केसेज हुए, अभी 6 करोड़ का नशा पकड़ा गया है। जो लोग आते हैं यहाँ पर गरीबों को भगा कर लोग देखते हैं, यहाँ पर इनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की जा रही है और आगे सरकार स्थित होगा। क्या आप जिम्मेदारी देंगे? हर वार्ड स्तर पे नामांकित किया है, आप हर वार्ड में क्या ऐसे नामांकित करेंगे? मैं म्यूनसिपल के ऑफिसर को बुला करके एक गली का पहले मैं पायलट प्रोजेक्ट करूँगा, सबको बुला करके फिर उससे क्या तजर्बा होता है उसी तरह समझाएंगे। जब दूसरे स्टेज पर सफाई कर सकते हैं, मेरा महाराष्ट्र सफाई कर सकते हैं। हम जो शुरुआत करने वाले हैं उसमें जो जरूरत पड़ी सब करेंगे। तो जनता को संबोधित कैसे करेंगे? जनता को बुला कर समझाएंगे बीमारियाँ कितनी बढ़ रही है, इससे नुकसान किसको हो रहा है इससे, और अगर लोग उम्र लोगों की एज का एवरेज बहुत कम होता जा रहा है, तो सब लोग उसमें ज्वाइन हुई है और सफाई सभी लोगों को एक्चुअली ऐसा नहीं रहता है, सब लोगों को हमने QR कोड दिया हुआ था 8 पहले से, और सब जगह बैनर्स लगाए गए थे। स्कूलों की जितनी ग्रुप थे उसमें हमने डाला था। जिन जिन बच्चों लोगों ने उसमें अपने बारकोड के हिसाब से अपना नॉमिनेशन करवाया, वो जो बच्चे 91 के अबाव थे, उन सारे बच्चों को लैब दिया गया और एकदम जो टॉपर थे, हाईएस्ट जो थे, उनको लैपटॉप दिया गया।
लेकिन इससे पहले जो गोवंडी का नाम था एजुकेशन में उसका नाम था, अभी ऊपर आया है, तो क्या बताएं? देखिए अभी मैंने बताया जैसे कि इससे पहले जो प्रोग्राम्स हुए थे उसमें कभी 7 टैब दिए गए, 1 लैपटॉप दिया गया, 1 लैपटॉप और 27 दिए गए। मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे हर साल ये प्रोग्राम हो रहा है, अब क्या आपने देखा कि 40 टैब दिए गए और 4 लैपटॉप दिए गए। और इसी के साथ जो स्कूल है 100% रिजल्ट आई है उनको हम लोगों ने सम्मानित किया। इसी के साथ हम लोग जो पेरेंट्स थे उनको गिफ्ट देने का काम किया, क्योंकि एक बच्चा जब शिक्षित होता है उसके अंदर पेरेंट्स और टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो हमने उन सभी लोगों को इंक्लूड करके सम्मानित करने की, खुश करने की कोशिश की, ताकि ये लोग मोटिवेट होके आज 40 है कल 400 हो जाए। और इसी तरीके से मैं समझती हूँ जहाँ हमारे मानपुर शिवाजी नगर का नाम बहुत सारे लोग खराब करने की कोशिश करते हैं कि नहीं अनएजुकेटेड है, नशे वाले हैं, उन सभी को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि यहाँ आके देखिए कि गवंडी के कितने सारे स्टार्स ऑफ गवंडी है जो इतने बड़े लेवल पे, मतलब 90 अबाव। हम लोगों के पास बहुत सारी अभी रिक्वेस्ट आ रही है कि मैडम हमने नॉमिनेट नहीं किया या हम लोग नहीं देख पाए आपका QR कोड, मतलब और बच्चे भी हैं। तो ये हमारे लिए हमारे आमदार साहब साहब और उनकी पूरी टीम एक वर्कआउट कर रही है, जिससे कि इतने जो स्कूल BMC के स्कूल, एक तो हमारे यहाँ 10th नहीं है, बहुत सारे स्कूल, 1-2 स्कूल है 10th, बाकी जितने प्राइवेट स्कूल हैं, एडेड स्कूल है, लेकिन अनएडेड स्कूल भी मैं समझती हूँ बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकार से आपके चैनल के माध्यम से मैं एक मांगनी करना चाहती हूँ, जितने अनएडेड स्कूल है उनका जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा हल्का करके उन सबको आप मान्यता दीजिए, ताकि ये बच्चे ये स्कूल और अच्छा पढ़ा सकें। मैं आ चुका हूँ घर पे। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि आबू हाशिम जी ने सबको टैब दिया है, किसी को लैपटॉप दिया है और बहुत सारे बच्चे को ट्रॉफी मिली। हर साल वो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इस साल भी हुआ है और पिछली बार भी फैसू भाई को बुलाए थे तो आए थे वो। और इस बार ज़रा कुछ उनका प्रॉब्लम हो गया था, बाहर गए थे तो वहाँ से आने में लेट हो गया। मैम ने अनाउंसमेंट भी किया था इसका, आप लोगों ने सुना होगा, तो आए नहीं इस वजह से। और बाकी जो दूसरे गेस्ट थे वो तो वहीं बैठे हुए थे, बहुत अच्छी बातें बताया उन्होंने। और बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी, वीडियो कैसी बन रही है, अच्छी बन रही है या नहीं। और मिलते हैं उस नेक्स्ट वीडियो के साथ।